नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में विस्थापन एवं पुनर्वास नीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपके समक्ष इसको लेकर आया हूं, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आने वाले एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक से विस्थापन एवं पुनर्वास नीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक विस्थापन एवं पुनर्वास नीति का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, लघु एवं कुटीर उद्योगों में निर्मित उत्पादों हेतु उचित बाजार की व्यवस्था करना। ये आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य के विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत निम्न में से किस स्थिति में किसी परियोजना का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन कराना अनिवार्य होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, जिस परियोजना में सामूहिक रूप से किसी भी क्षेत्र में 100 या अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होता है उसमें सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन कराना अनिवार्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत निम्न में से किस परिस्थिति में विस्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक की नियुक्ति अनिवार्य है? इसका सही जवाब होगा बी नंबर, 100 या इससे अधिक परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन होने की संभावना होने पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कम से कम किस स्तर तक के अधिकारी को विस्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, उपायुक्त। विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत उपायुक्त को विस्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से कितने दिनों के अंदर जन सुनवाई का कार्य पूरा कर लिया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, 1 माह के अंदर। विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से 1 माह के अंदर जन सुनवाई का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी घोषणा को कम से कम कितने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है? तो कम से कम 3 समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है। विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई जो घोषणा होती है वो कम से कम 3 समाचार पत्रों में प्रकाशित करना अनिवार्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के किस अध्याय में परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन पर चर्चा की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, 4। विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत अध्याय 4 में परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की चर्चा की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा के कितने दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य है? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, 60 दिनों के अंदर। विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा के 60 दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत प्रशासक इससे संबंधित आपत्तियों पर विचार के कितने दिनों के भीतर सर्वेक्षण के ब्यौरे को राज्य सरकार को भेज देगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, 15 दिनों के भीतर। विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत प्रशासक 15 दिनों के अंदर विचार को सर्वेक्षण के लिए ब्यौरा को राज्य सरकार को भेज देगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रशासक से सर्वेक्षण का ब्यौरा प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, 15 दिनों के भीतर शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रशासक के सर्वेक्षण का ब्यौरा प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराया जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में सर्वेक्षण का ब्यौरा प्रकाशित कराने के कितने दिनों के भीतर किसी क्षेत्र या क्षेत्रों में विस्थापन क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, 15 दिनों के भीतर। विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में सर्वेक्षण को ब्यौरा प्रकाशित करने के 15 दिनों के भीतर किसी भी क्षेत्र को विस्थापन क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यही सत्य कथन नहीं है। मतलब कि इसमें से कोई भी एक ऐसा कथन है जो गलत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। इससे पहले वाला प्रश्न में पूछा था कि कौन सा कथन असत्य है, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। ये जो लिखा हुआ है सत्य और असत्य, इसमें अधिकतर बच्चों को कन्फ्यूजन होता रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसका जवाब सही से दीजिएगा। चलिए इसका सही जवाब होगा ए नंबर, अनुसूचित क्षेत्रों में 100 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामले में जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि यदि किसी परिवार का घर अधिग्रहित किया जाता है तो एकल परिवार को विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत बिना लागत के कितनी जमीन आवंटित की जा सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, ग्रामीण क्षेत्र में 10 डिसमिल तथा शहरी क्षेत्र में 5 डिसमिल जमीन आवंटित की जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को सरकारी भूमि नहीं दी जा सके तो विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे परियोजना या टाउनशिप या इससे सटे क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। उसे कितनी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, अपनी खोई भूमि का 10%। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पशु हो तो उसे पशुशाला के निर्माण हेतु विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कितनी राशि सहायतार्थ उपलब्ध कराई जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, 35,000 रुपये। यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पशु हो तो उसे पशुशाला के निर्माण हेतु विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत 35,000 रुपये की राशि सहायतार्थ उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पक्की दुकान या गुमटी है जिसमें वह व्यवसाय करता है तो विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे दुकान के निर्माण हेतु एक मुश्त कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, 50,000 रुपये। अगर यदि किसी विस्थापित परिवार के पास अगर पक्का एक दुकान है या गुमटी है जिसमें वह व्यवसाय करता है तो विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे दुकान के निर्माण हेतु एक मुश्त 50,000 रुपये उपलब्ध कराने जाने का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि यदि विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को परियोजना में रोजगार मुहैया नहीं कराया गया है तो विस्थापन एवं पुनर्वास नीति में इसके संबंध में निम्न में से क्या प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों प्रावधान किया गया। मतलब कि पहला, प्रभावित परिवार को प्रति एकड़ प्रति माह 1,000 रुपये की दर से विस्थापन की तिथि से 30 वर्षों तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, और दूसरा, प्रत्येक 2 वर्षों पर इस राशि में 500 रुपया की वृद्धि की जाएगी। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र या राज्य सरकार की किसी सार्वजनिक उपक्रम परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी व्यावसायिक परियोजना के मामले में प्रभावित परिवारों के बीच परियोजना की वार्षिक शुद्ध आय का कितना प्रतिशत मौद्रिक रूप में वितरण किया जाना विस्थापन एवं पुनर्वास नीति में सुनिश्चित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, 1% सुनिश्चित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति परिवारों से भूमि अर्जन के किसी भी मामले में भूमि का कब्जा लेने से पूर्व उन्हें प्रतिकर का कितना भाग प्रथम किस्त के रूप में अदा करना अनिवार्य है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो बी नंबर, 1/3 भाग उसे अदा करने जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत शामिल मामलों से पैदा होने वाली शिकायतों के समयबद्ध निपटान हेतु राज्य सरकार द्वारा एक न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। इस न्यायाधिकरण में कितने सदस्य होंगे? तो इस न्यायाधिकरण में 3 सदस्य होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य स्तरीय विस्थापन एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो राज्य स्तरीय विस्थापन एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।